Hello everyone, this is Mansi Bhati in association with Tarna Publications. So in the previous lectures we have discussed about various rules to find out the magnetic field, to find out the direction of the magnetic field, right hand thumb rule, corkscrew rule and clock rule. That all we have studied. और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें, उन वीडियोस को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दैट इज़ Tarna Publications. So let us start with today's topic, that is Fleming's लेफ्ट हैंड रूल. जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था तो हमने बाकी रूल्स स्टडी कर लिए थे. दो रूल्स हमने छोड़े थे, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. क्यों? बिकॉज जो इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ डीसी मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इस रूल का यूज़ करेंगे. सो इट इज़ बेस्ड ऑन दिस, सो इसलिए हम इसको अभी पढ़ रहे हैं. तो व्हाट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सेज. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो ये बताता है कि हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी अगर स्ट्रेट कंडक्टर को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन और करंट जो होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट स्ट्रेट कंडक्टर, उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, कहाँ होगा, वो चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रूल को समझते हैं. तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं. एक डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है. दिस इज़ द 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस जनरली हम लेके चलते हैं. तो इसको हम किस तरीके से समझते हैं, बिकॉज इट इज़ लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, फ्लेमिंग ने दिया था तो हम लेफ्ट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं लेफ्ट हैंड रूल. तो हम इसको इसी तरीके से स्टडी करेंगे. ये डायग्राम क्योंकि बोर्ड पे बना हुआ है तो एक, क्योंकि तीनों जो एक्सिस है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो एक एक्सिस पे तो हम लेंगे फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. एक एक्सिस पे हम लेंगे फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. एंड तीसरा जो एक्सिस होगा उस पर हम लेंगे करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन. तो ये जो तीनों एरोज है या जो तीनों एक्सिस है वो क्या बताएंगे, उसकी डायरेक्शन को बताएंगे. इधर से इधर जा रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ और इधर से इस डायरेक्शन के अंदर. बिकॉज ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे दीज एक्सिस आर लाइंड. तो वी कैन सी, आप देखो यहाँ पे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है. तीनों हम इसके अंदर क्या होता है, जो थंब होता है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. जो 4 फिंगर है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर और द सेकेंड फिंगर दैट टेल्स अबाउट द करंट. तो ये तीनों चीज़ें हमें बताती है. तो उसके लिए आप हमारे पास में एक ट्रिक है, ठीक है. उस ट्रिक को हम किस तरीके से याद करने का तरीका क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड FMC. सिंपली आप एक 3 लेटर्स याद रख सकते हैं, FMC, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FMC. तो FMC, व्हाट डज इट मीन? FMC, F इज फॉर थंब, F इज फॉर फोर्स. ठीक है, हम स्टार्टिंग से लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. थंब इज फर्स्ट, सेकेंड इज द 4 फिंगर एंड थर्ड वन इज द मिडिल फिंगर. तो F, M एंड C. ठीक है, आप देख सकते हैं तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो थंब का डायरेक्शन है वो किसको बता रहा है, मैग्नेटिक फोर्स को. 4 फिंगर का जो डायरेक्शन है वो किसको बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को. और जो मिडिल फिंगर है उसका डायरेक्शन बता रहा है करंट को. तो हम यहाँ पे इस FMC को इस तरीके से समझते हैं, दिस F इज फॉर मैग्नेटिक फोर्स. सिंपली हम फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. दिस M इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस C इज फॉर करंट. तो हम यहाँ से फ्लेमिंग्स ने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम डायरेक्शन बता सकते हैं. किन किन के हमारे पास में 3 चीज़ें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एंड करंट. तीनों की डायरेक्शन हम इस रूल से बता सकते हैं. अब करना क्या है, सपोज हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि आपके पास में कोई भी 2 मैग्नेट आपने लिए हुए हैं, ठीक है. कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं, या सपोज दिस इज N एंड दिस इज L. कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर या कोई रेक्टेंगुलर कॉइल या सर्कुलर रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप जिसको हम बोलते हैं, या आर्मेचर जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आपने यहाँ पे लिया हुआ है तो उसका किस तरीके से डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, हमेशा नॉर्थ टू साउथ, हमेशा ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ रहेगी हमेशा. तो आपने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर
प्लेस किया हुआ है, या इसकी जगह हम एक पूरी कॉइल ले लें, उसको अगर आपने प्लेस किया हुआ है तो फिर डायरेक्शन कैसा है। और अगर ये कॉइल किसी से कनेक्टेड है, सपोज बैटरी से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे करंट फ्लो कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने ऑरेस्टेड के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करती है, इसी वजह से डिफ्लेक्शन शो होता है, या इसी वजह से कुछ ना कुछ इसमें रोटेशन होगा। तो इस चीज़ का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, उस डायरेक्शन के लिए हम इस लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वही दोबारा से आपको मैं रिपीट कर देती हूँ, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जो थंब है इट टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स, FMC, F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट, FMC मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इसकी डायरेक्शन। तो आपको जिस भी डायरेक्शन, सपोज आपको करंट का डायरेक्शन गिवन है और आपको उसके फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो करंट का डायरेक्शन ये बता रहा है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, तो आपको इस तरीके से रखना है। तो वो डिपेंड करेगा जो भी हमें स्ट्रक्चर या जो भी हमारे पास में डायग्राम होगा उसमें किस तरीके से करंट का डायरेक्शन है, उस अकॉर्डिंग हम इस अपने हैंड को एडजस्ट करेंगे इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। और फिर हमें जो चीज़ का डायरेक्शन चाहिए, जिसका हमें नहीं पता, जो चीज़ अननोन है, उसका डायरेक्शन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। इसी तरीके से राइट हैंड होता है, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके जो AC जनरेटर के लिए काम में आता है। तो इसको हम हमारे आगे वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आप अभी सीखिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल वही चीज़ FNC। So this is all about the rule to find out the direction of magnetic force, magnetic field or the current. And now we will discuss about the DC motor or the electric motor. अब हम ये देखेंगे कि ये रूल इसके अंदर कैसे काम में आ रहा है, किस तरीके से we are using that rule in this concept. So let us start. DC motor. What does it mean? इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हमें करने के लिए 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग टाइप के अंदर, तो हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें ये बतानी है कि इस डिवाइस का काम क्या है, ठीक है, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड, उसका क्या प्रिंसिपल होता है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये डिवाइस, कैसे काम करती है वो चीज़। तीसरा पॉइंट, उसका कंस्ट्रक्शन क्या रहता है, किस तरीके से जो एलिमेंट्स है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फोर्थ है वर्किंग, तो वो जो कनेक्टेड एलिमेंट्स है, सर्किट है, किस तरीके से काम करता है, कौन से फिनोमिना उस पर वर्क कर रहे हैं, वो सब चीज़, और कैसे हम डायरेक्शन वगैरह को निकालते हैं, वो सारी चीज़ इसकी वर्किंग के अंदर आती है। और एट द लास्ट उनके जो यूजेस और एप्लीकेशन है कि हम डेली लाइफ में उनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्या इसके एप्लीकेशन है, वो चीज़ों को हमको बताना होता है। तो ये 5 पॉइंट्स उनके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। सेम पॉइंट्स को हम AC जनरेटर के अंदर भी स्टडी करेंगे। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है अगर, तो उसमें हमें यही 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है और इसी सीक्वेंस के अंदर उसको करना है ताकि हम और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज DC मोटर, होता क्या है बेसिकली, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो कैसे ये काम कर रही है, देखो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपके घरों में आपने देखे होंगे जो पानी की मोटर होती है, ठीक है, या आप देखते हैं जो मिक्सी ग्राइंडर का आप यूज़ करते हो, ठीक है, या वॉशिंग मशीन है। तो इस टाइप की जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वहाँ वो कैसे काम कर रहे हैं, उनमें एक मोटर लगी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके की जो मोटर होती है उसको हम बोलते हैं DC मोटर, डायरेक्ट करंट, ठीक है, इसका वो यूज़ करती है। तो करती क्या है, वही चीज़, वो सारे अप्लायंसेस कैसे चलते हैं, आप उनको प्लग इन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं एंड देन इट वर्क। हम सिंपल मिक्सी की भी बात करते हैं, तो आप उस प्लग को स्विच ऑन करेंगे, जो भी है
तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगा और फिर उससे कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें ये बतानी है। दूसरी चीज़, किस प्रिंसिपल पे वो काम करती है, तो ये जो डीसी मोटर होती है किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो चीज़ हमें समझना है। तो जैसे कि हमारे जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है, तो सेम इसका प्रिंसिपल यही है कि ये इसी प्रिंसिपल पे काम भी करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स क्या हुआ इसका, कि वही चीज़ है कि आप अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रेट कंडक्टर या कोई रेक्टेंगुलर लूप को आप उसमें रख रहे हैं और आप क्या करें, वहाँ पे करंट पास करवा रहे हैं, तो उस करंट के आसपास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फोर्स के अंडर में कुछ ना कुछ काम करता है, तो वहीं से उस करंट की वजह से जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट बोल रहे थे। ठीक है, और इसकी वजह से जो काम हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फोर्स, ठीक है, तो वो चीज़ इसके ऊपर काम करती है डीसी मोटर, उस प्रिंसिपल के ऊपर। कैसे करेगी अभी हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये जो करंट है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट यूज होता है इस डीसी मोटर की वर्किंग में। ठीक है, इसको हम समझेंगे किस तरीके से काम करता है, हम इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये कैसे बोला हमने ये अभी हम देखेंगे इसमें। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है बेसिकली, ये देखो जैसे डायग्राम बनाया हुआ है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं तो ये जो डायग्राम है वेल लेबल डायग्राम हमको इस तरीके से ड्रॉ करना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम में रिटन एग्जाम है या किस तरीके से, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रिटन से ज़्यादा डायग्रामेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का अगर आप डायग्राम बनाते हैं बहुत अच्छे से विद प्रॉपर डायग्राम रे एंड एवरीथिंग, ठीक है, एरो वगैरह सब कुछ हमने प्रॉपरली अगर उसको एक्सप्लेन करा हुआ है, वेल लेबल डायग्राम होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से इसको समझ लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कि आप देखोगे यहाँ पे एक दो हमने क्या ली हुई है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया हुआ है, हॉर्स शू मैग्नेट हमने यहाँ पे यूज़ करी है। हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली एक बहुत ही बेसिक सी जो डीसी मोटर होती है उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, विद वन रेक्टेंगुलर लूप, उसको हम समझ रहे हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो सभी मोटर के लिए हम यूज़ में लेते हैं कि इस तरीके का बेसिक जो बेस होता है वो इस तरीके से होता है। तो एक रेक्टेंगुलर को लूप है, एक वायर लिया है, उसको हमने रेक्टेंगुलर वायर जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ प्लेस किया हुआ है, इट इज़ प्लेस बिटवीन द टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। यहाँ पे N इज़ फॉर नॉर्थ पोल, S इज़ फॉर साउथ पोल। हॉर्स शू मैग्नेट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। व्हाट इज़ हॉर्स शू मैग्नेट, बेसिकली ये क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को कंसिस्ट करता है। ये इस तरीके से यहाँ से कर्व्ड होती है इनकी सरफेस। ठीक है, ये कर्व इसलिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्वायर कर सके, ताकि तो इसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, हमने इनिशियली पढ़ा था इस टॉपिक को जब स्टार्ट किया था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड फिनिशिंग एट साउथ। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा, जैसे इसमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं, तो हम इसका डायरेक्शन को यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, इस तरीके से इसका डायरेक्शन रहता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि जो दो फील्ड है वो इस तरीके से है और इस कॉइल को आपने इसमें इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से इस कॉइल को आपने प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे एक हॉर्स शू मैग्नेट रखा हुआ है और एक इधर रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, आई होप 3D के अंदर आप इसको थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हैं इस डायग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका कंस्ट्रक्शन अभी हम समझ रहे हैं, इसलिए रेक्टेंगुलर कॉइल जो है या इसका वायर जिसको हम बोल रहे हैं कंडक्टिंग वायर है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, इसके जो दोनों एंड्स है वो इन दो रिंग्स से कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स ये किसका काम करते हैं, बेसिकली ये जो स्प्लिट रिंग है ये कम्यूटेटर का काम करते हैं। व्हाट इज कम्यूटेटर, कम्यूटेटर जो होता है इट इज़ यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन, डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, रिवर्स इज द डायरेक्शन। ये इसका जो लूप का जो डायरेक्शन है उसको क्या करता है, रिवर्स करता है। अब आप यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग कलर में इसलिए ड्रॉ किए हुए हैं ताकि आपको पता चल सके, एक जो है वो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है और एक जो है वो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक टर्म और लिखी हुई है कार्बन ब्रश।
कार्बन ब्रश क्या करते हैं, कार्बन ब्रश वो एलिमेंट है जो सर्किट एलिमेंट को इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ में कनेक्ट करें, इनके बीच में कनेक्शन का या ब्रिज का काम कर रहे हैं, ताकि जो करंट आप इसमें पास कर रहे हैं इस आउटवर्ड एक्सटर्नली, वो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर पास हो सके, ठीक है, सेम अमाउंट का। तो ये बेसिकली कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो और ये जो है परमानेंटली अटैच नहीं है, ये इस तरीके से अटैच है कि सपोज ये क्या है, कोई कार्बन ब्रश हम इसको मान रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इस तरीके से शेप में होगा स्प्लिट रिंग। किसी भी रिंग को आप बीच में से आधा कर दीजिए तो जो दो पार्ट होते हैं तो इस तरीके से ये हाफ डी शेप में होंगे और बीच में कुछ गैप होता है, इनको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। तो ये अगर हमने इसको कार्बन ब्रश समझ लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके से होते हैं कि ये इसको रोटेट कर सके, इस तरीके से इसके आसपास ये रोटेट हो सके यूं, या इसके सिर्फ अटैच है, इसके साथ में परमानेंटली कनेक्टेड नहीं होते ये जो स्प्लिट रिंग होते हैं, तो ये यहाँ से इस तरीके से मोशन कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन रिवॉल्व सिर्फ जस्ट बाय टचिंग, सिर्फ कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि कांटेक्ट में रहने से क्या होगा कि जो करंट है वो इनसे होते हुए इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर पास हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हो गई, बेसिकली हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बोले कि दो हॉर्स मैग्नेट है हमारे पास में, उसके बीच में एक आर्मेचर रखा हुआ है जिसको रेक्टेंगुलर कॉइल बोल रहे हैं हम, उसकी जो दो एंड्स है वो उस कम्यूटेटर के साथ में कनेक्टेड है। उस कम्यूटेटर का मीन्स जो डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम कर रहा है, जिसको हम स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। स्प्लिट रिंग्स के साथ में वो कनेक्टेड है। वो स्प्लिट रिंग किनके साथ कनेक्टेड अटैच होती है, वो सिर्फ कॉन्टैक्ट में, जस्ट इन कॉन्टैक्ट ओनली अटैच होती है कार्बन ब्रशेस के साथ में। कार्बन ब्रशेस जो है वो एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं बिटवीन द सर्किट एलिमेंट्स एंड द आर्मेचर, इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर। और यहाँ से ये जो एंड्स है वो किसके साथ में कनेक्टेड है, बैटरी के साथ में। इस बैटरी को हमने क्लोज किया, की को हमने ऑन किया हुआ है, तो सर्किट इज क्लोज्ड एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ करंट का फ्लो रखा हुआ है एज इट इज गिवन। जो एरो है उससे हमको पता चल रहा है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो कैसे निकलेगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, देखो बेसिकली अब इसकी वर्किंग की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। होता क्या है, वर्किंग के अंदर काम कैसे कर रहा है कि जब भी हम इसमें करंट पास करेंगे, पहली चीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, हॉर्स मैग्नेट रखे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया हुआ है। तो जैसे ही आप बैटरी से वो करंट यहाँ से पास करवाते हैं तो वो करंट इस रेक्टेंगुलर कॉइल में पास होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑरेस्टेड क्या होता है कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही करंट पास होगा तो उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसका यहाँ पे जनरेट हो गया। तो इस ऑलरेडी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था परमानेंट मैग्नेट की वजह से वो, और इसमें करंट फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उनके इन्फ्लुएंस में यहाँ पे एक फोर्स और लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इस कॉइल के अंदर रोटेशन होना स्टार्ट होगा। अब रोटेशन कैसे होगा वो देखते हैं। हम इन साइड्स को लेंगे ए बी और सी डी को, ठीक है। आपको मैं बता दूं करंट और आई और बी जो होते हैं, करंट आई इज फॉर करंट एंड बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम वैल्यू इनकी तभी होती है जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ये क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स होती है। क्यों होती है, देखिए ये जो दोनों यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स है इनके साथ में ये परमानेंटली फिक्स्ड है। तो ये क्योंकि ये क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है इस तरीके से। तो ये जैसे ही रोटेट करती है हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इनका डायरेक्शन रिवर्स हो गया। रिवर्स का मतलब कैसे, क्योंकि ये कम्यूटेटर है, क्योंकि प्लस का जो एंड था यहाँ पे तो हमने जो कांस्टेंट करंट पर्टिकुलर सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहेगी जो एक्सटर्नली हम करंट इसको पास करवा रहे हैं। कम्यूटेटर आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन अगर ये ऐसे है तो ये यूँ हो जाती है, ठीक है। यूँ होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड थी स्प्लिट रिंग वो पॉजिटिव वो टच हो गई, और जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड थी स्प्लिट रिंग वो क्या हो गई, नेगेटिव से टच हो गई। इसका मतलब इनका डायरेक्शन क्या हो गया, जो हम आउटर जो एक्सटर्नल करंट का डायरेक्शन है वो तो सेम ही रहा ना, तो
इस एंड के ऊपर पॉजिटिव ही फ्लो करेगा और इस एंड पे नेगेटिव ही फ्लो करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, चाहे आप इसको रोटेट कर देते हैं आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, तो इसका जो क्या बोलते हैं उसको, पोलैरिटी जो होगी वो क्या हो जाती है, उस पर्टिकुलर टाइम में रिवर्स होती है। बट क्योंकि हमने एक्सटर्नल डायरेक्शन करंट का जो है वो सेम रखा है, तो यहाँ से सेम ही करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा इन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाए वो समझने की चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आप देखिए यहाँ से क्या है, करंट जा रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पे इसका करंट का डायरेक्शन है, इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको दो यहाँ पे क्या है मैग्नेट्स रखे हुए हैं और इस तरीके से इसको रखा हुआ है। अगर मैग्नेट्स ऐसे हैं तो ये कॉइल इसके अंदर इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ये डायरेक्शन है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो अभी अभी हमने सीखा है। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने वहाँ पे ट्रिक पढ़ी थी FMC, F इज फॉर मैग्नेटिक फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड C इज फॉर करंट। ये इसकी डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो अब जो जो चीज़ हमें गिवन है ऑलरेडी, हम उसकी डायरेक्शन में इसको अलाइन करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरीके से आप देखिए, ये तो है करंट का डायरेक्शन। जो मिडिल फिंगर है या जो सेकंड फिंगर है वो हमारी किसको दिखाती है, करंट को दिखाती है अकॉर्डिंग टू FMC। तो ये करंट का डायरेक्शन, और ये जो 4 फिंगर थी हमारी, ये किसको बता रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें थी, हमने इसको अलाइन कर लिया। थंब का डायरेक्शन कहाँ रहा, इनवर्ड रहा, इनवर्ड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। इनवर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, आप देखिए। जो फोर्स रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन वो डाउनवर्ड हो गया। फोर्स, ये फोर्स कैसा है, मैग्नेटिक फोर्स है। और आपको पता है फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश एंड पुल, ये चीज़ हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करी है। तो उसके इफेक्ट हमको देखने मिलते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से है, सपोज इस तरीके से, यहाँ पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब ऐसे, आपको दिखाती हूँ। अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो ये इस तरीके से जाएगी। आप किसी भी चीज़ को प्रेस करेंगे या एक साइड से प्रेस करेंगे तो उसी डायरेक्शन में मोशन होगा उसका। तो यहाँ पे इसका फोर्स क्या लगा, इस साइड के लिए हम देखते हैं, AB साइड के लिए, तो फोर्स हो गया ऐसे डाउनवर्ड। अब इसके अंदर कैसा फोर्स रहता है, CD के अंदर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम इसी रूल का यूज़ करेंगे। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मीन्स ये हमारा क्या होता है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। FMC, करंट का डायरेक्शन, C का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो इसी की डायरेक्शन में इसको अलाइन किया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सही है, सेम यही नॉर्थ टू साउथ सेम डायरेक्शन है, तो ये तो ठीक है। बट हमारे जो थंब का डायरेक्शन आया, जो मैग्नेटिक फोर्स था वो कहाँ आया, दैट इज आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, अपवर्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। ये F का डायरेक्शन है फॉर द साइड CD। तो यहाँ से हम कैसे बोल सकते हैं, इधर तो ऊपर आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये चीज़ किस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ऐसे हो जाएगी, यूं। ये अगर इसको हमने क्या मान लिया, AB मान लिया, इसको हमने CD मान लिया, तो AB के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो वो डाउनवर्ड, और इसके ऊपर अपवर्ड लग रहा है तो ये इस तरीके से हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो फोर्स की वजह से इसमें इस तरीके से। और जैसे ही ये कम्यूटेटर अपना क्या करेंगे, जैसे ही हाफ रोटेशन करेगा, ये कम्यूटेटर इस तरीके से, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को टच कर जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को इस तरीके से टच करेंगे। एंड एट द सेम टाइम इसमें दोबारा से क्या होगा, वही करंट वो सेम पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव फ्लो करेगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो सेम डायरेक्शन रहेगा, तो दोबारा से इस तरीके से क्या करेगा, मोशन कर लेगा। तो कंटिन्यूसली इसमें क्या होगा, इस तरीके से रोटेशन होना स्टार्ट हो गया। और वो रोटेशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे एरो लगाया इसका, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट वो मोशन कर रहा है। हम इसको एक और चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे ये है आपके पास में कोई मैंने डस्टर लिया है, ठीक है, इस तरीके से था, तो यहाँ पे जब फोर्स लगा तो वो डाउनवर्ड होगी, इधर से ऊपर लग रहा है, इधर से नीचे लग रहा है, तो ये इस तरीके से रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज द यूज़ कि हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़
कर रहे हैं। तो ये इसकी वर्किंग होती है इसी तरीके की, क्योंकि क्या किया यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वर्क होना स्टार्ट हो गया, रोटेशन होना स्टार्ट हो गया, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से आपने करंट पास करवाया था, उसकी वजह से यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, कुछ ना कुछ रोटेशन हुआ, मीन्स सम वर्क इज डन हेयर। तो यहाँ से ये जो काम होना शुरू हुआ, तो हम इसी तरीके से रोटेशन होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इट इज़ कॉल्ड कि इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो ये इसकी वर्किंग होती है। तो अब इसके बाद में क्या आते हैं इसके यूजेस या एप्लीकेशन, तो उसके लिए वही एग्जांपल जो हमने इनिशियली पढ़े थे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको लास्ट में, कि इन मिक्सी ग्राइंडर, या आप देखते हो कार के अंदर भी कुछ मोटर लगी हुई होती है, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, वो ये डीसी मोटर ही होती है, या वॉशिंग मशीन टाइप, ये जो पानी की वाटर की जो मोटर होती है, दैट इज़ ऑल्सो दैट डीसी मोटर। तो ये यहाँ पे इसके यूज़ एंड एप्लीकेशन के अंदर हम लिख सकते हैं। हमें लिमिटेड सी चीज़ें लिखनी होती है, कई रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती है, बट हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट उस चीज़ को वहाँ पे लिखना है, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द गुड मार्क्स। सो वेरी फर्स्ट थिंग रिपीट कर देती हूँ एक बार, डीसी मोटर क्या चीज़ है वो हमें बताना है, व्हाट इज़ दिस डिवाइस, it converts the electrical energy into mechanical energy. Then what is its principle, we can say it is the magnetic effect of current, and you have to say that what is magnetic effect of current, that already I have explained you कि whenever you are applying a current to a straight conducting wire or a rectangular loop, then it generates a magnetic field around it, ठीक है, so that we can say, and under the influence of that magnetic force, under the influence of that field, some particle experiences the magnetic force, that kind of thing you can write here. And after that you have to mention the construction, how these circuits or these elements are connected, they are arranged, that you have to write properly, and you have to make this well labeled diagram, and then what you have to write the working of it, कि how you are applying the current and how this works, that Fleming's rule and everything you have to mention in the working, and how it rotates after every half cycle, how its direction changes, इस तरीके से आपको इसको explain करना है, and then at the last you will write the uses or the application of this DC motor, where it is used in our daily life, and that examples you have to write. So this is all about the DC motor. So I hope you guys understood the concept and enjoyed our video. So in the next video we will discuss about AC generator and Fleming's right hand rule. So till then, stay tuned with Taruna Publications. Please like and share the videos and subscribe our channel, that is Taruna Publications. Stay home, stay safe. Thank you.